नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश और दुनिया दोनों जगह सियासत और जंग का टेंशन हाई है। संसद में राहुल गांधी ने नंबर 16 की पहेली छोड़कर सियासी बवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने पीएम मोदी पर कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष समेत स्पीकर बिरला तक सब के सब राहुल पर टूट पड़े। वहीं ईरान इस्राएल जंग के बीच अब लेबनान और हॉर्मुज संकट ज्यादा गहराता जा रहा है। चेतावनी दे दी गई है कि बंद हॉर्मुज देखकर हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें। ये बहुत बड़ा संकट है, इसे हल्के में ना लिया जाए। इन सब खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। संसद में राहुल दे गए नंबर 16 की पहेली, पीएम पर कसा जोरदार तंज। आरएसएस के 100 साल पर प्रचार में खर्च हुए लाखों, कांग्रेस ने उठाए सवाल। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, गिरफ्तारी का खतरा बरकरार। सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह की धमकी, उंगली ट्रिगर पर चालाकी का जवाब देंगे। ईरान का साफ संदेश, टेम्पररी सीज फायर नहीं चलेगा, स्थायी शांति चाहिए। संसद में अपना संबोधन खत्म करते हुए राहुल एक पहेली देकर चले गए। राहुल ने कहा कि 16 अप्रैल यही नंबर है, इसी में सारे सवालों का जवाब छिपा है। राहुल ने कहा कि कल पीएम मोदी बहुत थके हुए लग रहे थे और फिर उन्हें एहसास हुआ कि कल 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल थी। मैंने अपने फोन पर 16 अप्रैल की तारीख देखी और मैं हैरान रह गया। हे भगवान, ये तो बहुत अजीब है, यही तो संख्या है 16। पहेली का जवाब 16 में छिपा है। अब अगर किसी को मेरी बात समझ आ रही है तो कृपया मुझे संदेश भेजें। उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपकी समस्याओं का हल 16 में है। सोशल मीडिया पर लोग राहुल की इस पहेली का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं और अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 16 एब्स्टीन बोलने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए तंज कसा गया है। किसी ने इस नंबर को एनडीए सहयोगी टीडीपी के 16 सांसदों से जोड़कर देखा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूगर कहा। इसके बाद सत्ता पक्ष ने उनके इस बयान का कड़ा विरोध किया और माफी की मांग की। राहुल ने कहा कि सच्चाई ये है कि जादूगर पकड़ा गया है। बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, ऑपरेशन सिंदूर का जादूगर अचानक से पकड़ा गया क्योंकि इसके आगे राहुल कुछ बोलते कि लोकसभा में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष ने उनके बयानों का कड़ा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीच में खड़े होकर उन्हें कहा कि बार बार हमने राहुल से कहा है कि अनुरोध किया है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आप बोलिए, मगर नियम से बोलिए। उन्होंने कहा कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखकर बड़ा दुख हुआ। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खड़े होकर राहुल गांधी के बयान का कड़ा विरोध किया। राजनाथ सिंह ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए माफी की मांग कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला भी बोले कि मैं ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगा, भले ही वो सत्ता पक्ष में क्यों ना बैठा हो। मैं ऐसे शब्दों और भाषा की इजाजत नहीं दूंगा। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर सरकारी पैसे का इस्तेमाल अपने प्रचार में करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जनता के 76 लाख रुपए फूंक दिए। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि जनता की गाढ़ी कमाई आरएसएस के पीआर पर क्यों खर्च कर जा रही है। दरअसल एक्टिविस्ट अजय वसुदेव बोस के द्वारा दाखिल की गई आरटीआई में खुलासा हुआ कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया विज्ञापनों पर करीब 76 लाख रुपए खर्च किए हैं। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। विपक्ष और आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि जब आरएसएस एक गैर सरकारी संगठन है तो उसके कार्यक्रम के प्रचार पर जनता का पैसा खर्च क्यों किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने से इनकार कर दिया। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने पवन खेड़ा की मांग ठुकरा दी। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। ये भी कहा कि क्या पवन खेड़ा कोई आतंकी है। बावजूद इसके उनकी कोई दलील काम नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ असम हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की ओर से उनके खिलाफ कई पासपोर्ट रखने के आरोप में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह की धमकी, उंगली अभी ट्रिगर पर। ट्रंप का दावा, ईरान परमाणु खजाना सौंपने को हुआ तैयार। परमाणु कार्यक्रम पर बोले पेजेश्कियान, इंसानियत मर गई क्या। आईईए की बड़ी चेतावनी, हल्के में मत लो हॉर्मुज संकट।
लेबनान में 10 दिन का सीज फायर तो हो गया है, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेबनान के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दे दी है कि उसकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है और अगर इसराइल की तरफ से कोई भी धोखा या चाल चली गई तो जवाब देने में देरी नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि 2 मार्च से 16 अप्रैल के बीच उसने इसराइल के खिलाफ 2184 ऑपरेशन किए हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस सीजफायर की बातचीत में हिजबुल्लाह शामिल नहीं था। इसराइल ने सीधे लेबनान सरकार से डील की। उधर नेतन्याहू ने 10 दिन के सीज फायर पर हामी तो भर दी है, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया है कि इस्राएली सेना सिक्योरिटी जोन में बनी रहेगी। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादे ने साफ कह दिया है कि अब कोई अस्थायी युद्ध विराम नहीं चलेगा। तुर्की में हो रहे डिप्लोमेसी फोरम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर शांति चाहिए तो पूरी और स्थायी होनी चाहिए। लेबनान से लेकर रेड सी तक हर मोर्चे पर जंग खत्म होनी चाहिए, यही ईरान की रेड लाइन बन गई है। हॉर्मुज को लेकर भी ईरान ने साफ किया कि ये रास्ता हमेशा खुला है और आगे भी खुला रह सकता है। साथ ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति है और इसका असर अब ग्लोबल ट्रेड और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु सामग्री सौंपने और शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को बताया कि ईरान अपना सारा यूरेनियम सौंपने के लिए मान गया है। ट्रंप ने अपनी खास भाषा में इसे न्यूक्लियर डस्ट यानी कि परमाणु धूल वापस करना कहा है। राष्ट्रपति ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत ही कामयाब रही। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो तेल का संकट खत्म हो जाएगा। यही नहीं, समुद्र के रास्ते व्यापार के लिए भी पूरी तरह से खुल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ट्रंप ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि इस समझौते के लिए वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में साइन हुए तो ट्रंप वहां खुद मौजूद रहेंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस ऐतिहासिक डील के पक्के होने पर टिकी हुई हैं। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का इसी मुद्दे पर गुस्सा जरूर फूटा है, जो हम आपको अगली खबर में बताने वाले हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुनिया के ताकतवर देशों पर सीधा हमला बोला और सवाल उठाया कि एक देश के पास परमाणु हथियार ठीक, लेकिन ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर जंग क्यों की जा रही है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि ईरान, इराक और सीरिया में वैज्ञानिकों की हत्याएं हो रही हैं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। क्या दुनिया के कुछ नेताओं की इंसानियत अब खत्म हो गई है? साथ ही उन्होंने गोल्डन रूल याद दिलाते हुए कहा कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा आप खुद के लिए नहीं चाहते। ईरान ने साफ तौर पर इसराइल पर आरोप लगाया कि वो इस सिद्धांत का खुला उल्लंघन कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातेह बिरोल ने साफ चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के बंद होने को हल्के में ना लिया जाए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं। बिरोल ने कहा कि एशिया के बाजारों में तेल, गैस और ईंधन की नई सप्लाई लगभग रुक गई है और अब कमी साफ दिखने लगी है। सबसे बड़ा झटका गरीब देशों को लग सकता है, क्योंकि उनकी मुद्रा कमजोर है और संसाधन सीमित हैं। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर कच्चा तेल रिफाइनरी तक नहीं पहुंचा तो डीजल और केरोसिन की किल्लत हो सकती है। इसका असर उड़ानों पर पड़ेगा, फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं और इंडस्ट्री भी ठप पड़ जाएंगी। हॉर्मुज संकट के बीच फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देश अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉटरेन ने साफ कहा है कि यूरोप के पास माइन हटाने और जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की पूरी क्षमता है, यानी अब हॉर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा। आज पेरिस में करीब 40 देशों की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसकी अगुवाई फ्रांस और यूके कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस बैठक का मकसद साफ है कि अमेरिका को ये दिखा दिया जाए कि सहयोगी देश भी अब समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए तैयार। तुर्की के एंटालिया शहर में आज से शुरू हुए 3 दिन के बड़े फोरम में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्री एक साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में ईरान पर चल रही जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि बैठक का सही समय अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी अहमियत काफी ज्यादा मानी जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस फोरम में शामिल होंगे और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से खास मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू हो सके। तुर्की, जो पहले से ही इसराइल का आलोचक रहा है, अब मिस्र और पाकिस्तान के साथ मिलकर सीज फायर की कोशिश में जुट गया है। ईरान शांति वार्ता की चर्चाओं के बीच अमेरिका की हालत खराब होने की रिपोर्ट आई है। दरअसल ईरान युद्ध में खपत बढ़ने के कारण अमेरिका ने यूरोप को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। हालत यह है कि अमेरिका के पास खुद हथियारों और गोला बारूद की अब कमी हो गई है और इसका ही सीधा असर अब यूरोप के देशों पर भी पड़ने लगा है। अमेरिका ने अपने साथी देशों को बता दिया है कि उन्हें हथियारों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल यूरोप के कई देशों ने अमेरिका से हथियार खरीदने का सौदा किया था। पैसे देने के बावजूद अब उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल
पा रही है। अमेरिका का कहना है कि उसे इन हथियारों की जरूरत मिडिल ईस्ट की जंग में है। इस देरी की वजह से यूरोप के देश अब काफी गुस्से में हैं। अमेरिका उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा रहा है कि वो जंग में मदद नहीं कर रहे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। 8 बजे फिर से हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के हर अपडेट्स के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर वीडियोस और खबरें बिना किसी रुकावट के देखना और पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तो आप सत्य हिंदी के सदस्य भी बन सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको मेंबरशिप बटन पर क्लिक करने के साथ ही मिल जाएगी। इसी के साथ सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.